दौर में कहते सभी हैं कि स्मार्ट स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी करें, लेकिन स्मार्ट स्टडी होती क्या है भाई? किसी से भी सलाह लेते हैं तो वो यही कहता है कि आप स्मार्ट स्टडी को चूज करें, लेकिन स्मार्ट स्टडी क्या है ये चीज नहीं बताया जाता है। जब फिर वापस दूसरी जैसे स्मार्ट स्टडी क्या है और क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो जब सलाह लेने जाते हैं तो फिर वही परंपरागत तरीके पर आ जाते हैं। तो फिर स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब रह गया? तो आज अपन बात करेंगे कि स्मार्ट स्टडी है क्या, इसको कैसे मैनेज करना है और कैसे अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। एक एक बिंदु पर कोशिश करूंगा मेरी तरफ से समझाने की कि ये है। बाकी हर विद्यार्थी का, हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं व्यक्ति भिन्नता काम करती है यहाँ पे। तो हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है। जो मेरा नजरिया है जरूरी नहीं है कि वो सभी से मैच करे, लेकिन जो है वो चीज बताने की कोशिश करूंगा। यदि इसको अपनाते हैं तो काफी हद तक जो है आपको सहायता मिलेगी। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। अपनी जो क्लासेस है वो रेगुलर ही चल रही है और ऐसे ही पूरा कोर्स बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। हालांकि कई लोग चाहते हैं कि ये क्लासेस बंद कर दी जाए, लेकिन क्यों की जाए जब विद्यार्थियों को फायदा है और उनकी स्टडी बिल्कुल निर्बाध रूप से, निःशुल्क रूप से चल रही है। कहीं कोई उनको आर्थिक वहन नहीं करना पड़ रहा है, आर्थिक भार का वहन नहीं करना पड़ रहा है। क्या दिक्कत है? आराम से चल रही है और ऐसे ही चलेगी, कहीं कोई समस्या आपके लिए नहीं होगी। देखो, स्मार्ट स्टडी के अंदर साथियों सबसे पहली जो चीज है, बदलते समय के साथ बदलता टाइम टेबल। इसका क्या मतलब है? बदलते समय के साथ बदलते टाइम टेबल का क्या मतलब है? इसमें ऐसा होता है साथियों कि जैसे अलग अलग स्टूडेंट भी अलग अलग होते हैं। एक तो होते हैं फ्रेशर्स, एक अनुभवी होते हैं जिनको काफी अनुभव होता है, एक किस्मत के मारे होते हैं, मेहनत मौत की, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत ने साथ नहीं दिया, पॉइंट्स वगैरह में रह गए। अब बदलते वक्त के साथ में कैसे टाइम टेबल को बदलना है कि आपने स्टडी शुरू की है। अब आपने स्टडी शुरू किया, आपके पास में मतलब 7-8 सब्जेक्ट को पढ़ना है, अपनी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 7-8 सब्जेक्ट को एक साथ टाइम टेबल में शामिल कर दोगे और मान लीजिए 1-1 घंटा भी आपने दे दिया, तो आप एग्जाम तक भी उन्हें पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाओगे और रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो मतलब स्टार्ट में जब करते हैं तो उसको डिवाइड करके फिर 50-50 में जैसे डिवाइड कर दिया, तो एक बार कम से कम 50% तो सिलेबस अपना पूरा हो जाए। फिर बाद में क्या रहेगा, वो 50% का रिवीजन रहेगा और बाकी 50% अपने शेड्यूल में आ जाएगा। तो ये होता है प्रारंभ का। फिर जैसे वो 50% और ये 50% दोनों कवर हो गए, उसके बाद में क्या करना है, फिर अपना रिवीजन भी चलेगा और जो हमारे कमजोर टॉपिक्स है उनको हमें ज्यादा जोर देना है। और इस तरीके से समय समय पर, जैसे हर 2 महीने में, 4-5 महीने आपके पास में, 5-6 महीने का जैसे समय है एग्जाम के लिए, तो हर 2 महीने में आप अपने शेड्यूल को इस हिसाब से सेट करें। और इस हिसाब से आप यदि स्टार्ट से एक ही टाइम टेबल लेकर चलते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हो सकता है कई विद्यार्थी उसे सही से फॉलो कर दें और सक्सेस भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकांश के साथ में ये होता है कि वो फिर बाद में मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाते हैं। क्यों? सिलेबस यदि पूरा नहीं हुआ और रिवीजन नहीं हुआ एक बार भी, तो फिर मनोवैज्ञानिक दबाव ऑटोमेटिक पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये चीज होती है जो स्मार्ट स्टडी के अंदर आपको सबसे पहले शामिल करनी है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। इसके बाद में है कि सारगर्भित और परीक्षा उपयोगी सामग्री को प्राथमिकता देना। अब सारगर्भित और परीक्षा उपयोगी कैसे? क्योंकि देखो, परीक्षा उपयोगी का क्या मतलब है, एक तो आपको सिलेबस एनालिसिस करके अपना जो आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो उसको देख लेना है अच्छी तरीके से। तो ये चीज देखनी है आपको। फिर उसमें सारगर्भित कैसे कि अपन ने डिटेल एक बार पढ़ ली, अब बार बार रिवीजन के लिए क्या चाहिएगा, आपको सारगर्भित चीज चाहिएगी। जब बार बार आप पूरे ही टॉपिक को रिवीजन करने बैठोगे तो समय बहुत ज्यादा जाएगा और वही चीज बार बार पढ़ने से मतलब नहीं है। फिर सारगर्भित का जो मतलब है वो ये है कि सीधा एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको रिवाइज करना है, उसको कंटेस्ट करना जरूरी है। पढ़ा तो बहुत है लेकिन याद नहीं हुआ तो फिर वो किस काम का है? तो यानी कि याद करने के लिए आपको चाहिएगा सारगर्भित मटेरियल। तो या तो आपने खुद ने नोट्स बनाए हैं, दी बेस्ट है, सबसे बेस्ट होते हैं खुद के हाथ से बने हुए नोट्स। चाहे किसी ने भी बना के दिए, उन सब पे भारी पड़ेंगे आपके खुद के बनाए हुए नोट्स, क्योंकि आपने उन सबको समझकर लिखा है। तो वो चीजें आ जाती है। और बाकी भी सारगर्भित सामग्री में बहुत सारी मटेरियल मिल जाता है आजकल, लेकिन मटेरियल जो है उसको चयन करने के लिए थोड़ा सा देख के करना चाहिए कि कहां पर क्या है, क्या ये उचित है या नहीं है। तो वहां पे ये चीज बहुत काम करेगी कि सारगर्भित और परीक्षा उपयोगी सामग्री का चयन जब एग्जाम पास में आएगा ना, तब आपको ये पॉजिटिव एनर्जी भी देगा, आपको मनोवैज्ञानिक दबाव से बचाएगा और आपको बाकी अभ्यर्थियों से आगे करेगा। क्योंकि वो भी जैसे आप मान लीजिए कोई बहुत बड़ी भारी भरकम किताब लिया है
और उसको आप पूरी भी नहीं पढ़ पाए, फिर वापस रिवीजन कैसे करेंगे? तो ये सारगर्भित जब तक नहीं होगी चीज, तब तक वो काम इतनी नहीं करने वाली है। फिर बात आती है कि ट्रिक्स का सही समय पर और सही व समय रहते सही तरीके से उपयोग। अब इसमें क्या है साथियों कि जैसे अपनी भी क्लासेस चली, काफी सारी मैंने ट्रिक्स बताई आपको, है ना। अपनी जैसे ऑनलाइनर आई है, उसमें भी आपके हिसाब से मैंने काफी सारी शामिल भी की है ऑनलाइनर के अंदर भी। तो ट्रिक्स में क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ट्रिक्स काम आती है या नहीं आती है या कैसे है। अब मान लीजिए कि जैसे राजस्थान के एमपी से लगने वाले जिले ही अपन को चाहिए, ठीक है। अब हमको इस सभी के सभी स्वामी विवेकानंद तो है नहीं कि पूरे के पूरे हमने राजस्थान के भी 33 जिले क्रमशः याद रख लिए और एमपी के भी 10 याद रख लिए और सारे के सारे अपने हरियाणा के भी साथ याद रख लिए और सारे हमको बिल्कुल परफेक्ट याद है। तो वहां पे क्या होता है, 4 जब ऑप्शन आते हैं ना सामने, चाहे कितना ही विद्वान हो, 4 जब ऑप्शन आते हैं ना, भयंकर कंफ्यूजन होता है। तो वहां पे क्या होता है कि ट्रिक्स बचाती है हमें। जरूरी नहीं है कि सारी ट्रिक्स याद की जाए। मैं हमेशा से जब भी क्लास लिए या जब भी कहा है कि जो चीजें जैसे सीधी याद हो रही है ना, तो उसमें ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है। प्राथमिकता तो यही है। मान लीजिए वो याद ही नहीं हो रही है बिल्कुल, कि ये हमें याद भी करनी है और याद हो ही नहीं रही है, हम अभ्यास कर रहे हैं तो हमारे सवाल गलत हो रहे हैं, तब आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र काम आएगा। अब वहां पे ये ट्रिक्स जरूर काम आएगी और इसको आप, हालांकि सारे विद्यार्थी जो पढ़ने वाले अपने यहाँ से हैं सारे इंप्लीमेंट करके देख चुके हैं और जितनी बताई सारी स्टूडेंट फ्रेंडली ट्रिक्स बताई है। ऐसा कहीं भी बर्डन लेने वाली ट्रिक्स नहीं है कि हाँ बर्डन हो रहा है या नहीं, हाथों हाथ याद हुई ऐसी ही बताई है और ऐसी ही अपने वन लाइनर के अंदर भी शामिल की गई है। तो इसमें क्या होता है साथियों कि यहाँ पे जब ये चीजें जब आती है ना, तो इसमें भी कई तरह की, जैसे मैंने आपको 4-5 तरीके से बताई कि कैसे ट्रिक्स काम करती है, कैसे कैसे अलग अलग होती है, सारी अपने क्लासेस में भी रेगुलर चलती है। आपको हाथों हाथ याद भी करवाई है, आरटी की धाराएं तक याद करवा दी थी हाथों हाथ। तो यहाँ पे ये मतलब कैसे, अब समय रहते कैसे कि आप सही समय पर जाके हो, तो आप एक एक टॉपिक को पढ़ रहे हो, एक एक ट्रिक्स पे आपने वापस रिवीजन करके आपके जैसे याद हो गया एक बहुत बड़ा टॉपिक और उसमें सिमट कर याद हो गया, तो बेनिफिट ही है, ठीक है। अब वहां पे समय रहते का मतलब यह है कि समय पर जैसे आपने समय पर्याप्त दिया है तब तो आपको याद हो जाएगी। अब मान लीजिए आपके पास में 15-20 दिन ही बचे हैं और फिर आप ट्रिक्स याद करने जाओगे, नहीं होगी, फिर तो आप सीधे ही पढ़ो बस, है ना। तो सीधे पढ़ो और जहां तक जितनी हो सकती है सीधे, मतलब सीधे तरीके से याद होती है तो याद करें। जहां पे जो चीज याद नहीं हो रही उसके लिए अपने ट्रिक्स काम में आने वाली है। तो मैं तो जैसे हर टॉपिक के अंदर जो जहां पे जरूरी होती है वो बता देता हूं। उसका कारण यह है साथियों, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को सारी चीजें याद हो जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपको कोई चीज याद हो रही है तो वो किसी दूसरे विद्यार्थियों को याद नहीं हो रही होगी, तो जो आपके लिए उपयोगी नहीं है वो किसी और के लिए उपयोगी होगी। हमें सारे विद्यार्थियों को देखते हुए काम करना पड़ता है। तो जो आपके लिए उपयोगी नहीं है उसको आप छोड़ के जो नहीं उपयोगी, जो उपयोगी है उसको देखें। जरूरी नहीं है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है वो किसी और के लिए भी नहीं है। तो ये चीजें ध्यान में रख के फिर काम करना पड़ता है। इसलिए तो समय रहते और समय के अनुसार और अपनी डिमांड मांग के अनुसार जरूरत के हिसाब से इसको यूज करना चाहिए। बाकी पूरा का पूरा परंपरागत जैसे पढ़ने जाओगे तो फिर वो स्मार्ट स्टडी कहलाएगी कैसे। फिर वहां पे तो वही चीज है कि आपको पूरा टॉपिक, मान लीजिए इतिहास में कई सारी चीजें ऐसी है जो क्रमबद्ध याद करनी पड़ती है, आरोही और अवरोही पूछे जाते हैं। अब इतनी सारी चीजें हैं इतिहास के अंदर कि वो सारे के सारे डायरेक्ट याद हो ही नहीं सकते। अब मेरे जैसा कोई सीधा मुंह पे कह देता है कि भाई मैं तो ऐसे याद करता हूं और यही तरीका है, और कई जना छुपे रुस्तम माय करे तो है, बाकी बताओ कौन कि मैं भी यूं याद करी ओड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं सभी यूज करते हैं, लेकिन कोई बता देता है कोई नहीं बताता है। तो ये चीजें होती है जो आपके हिसाब से इसको समय और अपनी जो मांग होती है उसके अनुसार यूज करना चाहिए, ठीक है। जो एक स्मार्ट स्टडी के अंदर ही ये चीज भी आती है। अगली चीज है कि साथियों थ्योरी एक बार और उदाहरण बार बार। मान लीजिए रीट दे रहे हैं आप, रीट की पात्रता परीक्षा दे रहे हैं या कोई भी दे रहे हैं जिसके अंदर आपके लैंग्वेज पूछी जाती है, जैसे वीडियो का एग्जाम है, हिंदी इंग्लिश वगैरह पूछी जा रही है। अब कंसेप्ट जो है, थ्योरी जो है, वो एक बार संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और उसको समझ लिया एक बार, ठीक है, व्यक्तिवाचक भाववाचक सारी चीजें समझ ली। अब आपको क्या चाहिएगा, उदाहरण चाहिएंगे और उदाहरण अधिक से अधिक और बार बार रिवाइज करने के लिए चाहिए होंगे। तो वहां पे जितने उदाहरण देखोगे उस कंसेप्ट को तो एक बार समझ लिया, अब बार बार जैसे ही रिवीजन पे आओगे आप और बार बार वही कंसेप्ट बार बार आप उसी को पढ़ते हो फिर वापस, तो वहां पे आपको ज्यादा जो है एक बार कंसेप्ट समझ लिया वो बिल्कुल समझ में आ गया है, उसके बाद में आपको अधिक से अधिक उदाहरण देखना है
क्योंकि एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, उदाहरण पूछे जाते हैं, और वहां पे ये चीज आपके काम आने वाली है। तो जितने ज्यादा उदाहरण उसके देख लोगे उतना फायदा है, उनमें से ही कोई एग्जाम के अंदर आपको मिल जाता है। तो वहां पे ये चीज आपको लैंग्वेज वगैरह में ये चीज शामिल करनी चाहिए। कंसेप्ट एक बार पढ़ लिया, उसके बाद में अधिक से अधिक उदाहरण देखें, वो आपके काम आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में कंफ्यूजन, काफी सारी चीजें इतिहास के अंदर भी, जैसे इतिहासकारों में खुद में ही मतभेद खूब सारा है, तो किसी पुस्तक में क्या मिल जाता है, किसी में क्या मिल जाता है, ये सारा जो है कंफ्यूजन होता है। अब कुछ विद्यार्थी तो इस कंफ्यूजन से निकलकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा मैटर पढ़ना होता है और बहुत लंबी तैयारी करनी होती है, तो यदि इसको पकड़ के बैठ जाते हैं तो दूसरी तैयारी भी प्रभावित होती है। तो यहाँ पे जैसे आपने 2 से 3 किताबों में अलग अलग फैक्ट दे दिए, यानी कि वो कंफ्यूजन वाला ही है, आयोग भी उसमें कंफ्यूज ही रहेगा, तो वो आपको न तो फायदा पहुंचाएगा और न नुकसान करेगा। तो सबसे बेस्ट इलाज ये है कि कंफ्यूजन वाली, जो बिल्कुल पक्की कंफ्यूजन वाली चीज है, उसको एक बार आप साइड में करके आगे बढ़े। दूसरा मैटर भी तो पढ़ना है, यदि उसको ही लेकर बैठ गए तो दूसरा मैटर कैसे पढ़ोगे, कैसे कवर होगा, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है और इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, फिर बात आती है पुस्तकों का चयन समय को देखकर। अब समय को देखकर इसलिए साथियों स्मार्ट स्टडी के अंदर ये बहुत जरूरी है, समय को देखकर। जैसे आपके पास में अभी 6 महीने 8 महीने का समय है एग्जाम के लिए, तो आपको कंसेप्ट तो देखो क्लियर करने बहुत जरूरी है। जैसे अपनी क्लासेस जितनी भी हुई है, मैंने सारी क्लासेस आपके कंसेप्ट क्लियर करते हुए विद ट्रिक्स विद नोट्स मेकिंग पैटर्न सारी पढ़ाई है। वन लाइनर जो आई है वो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आई है। क्यों? क्योंकि मैं कंसेप्ट सारे ही क्लियर कर चुका था विद्यार्थियों के। ठीक है, इसके अलावा मैं कंसेप्चुअल गाइड भी विद्यार्थियों को दे चुका हूं। उसके बाद में मैंने वन लाइनर दिए कि भैया ये नोट्स मेकिंग पैटर्न है आपका, जो है आप 8-10 पुस्तकों को देखकर नोट्स बनाते हो, उससे ये चीज आपके बढ़िया होगी। आखिर में जो निकल के जो आना है, आपका समय कम से कम 2 से 3 महीने का समय इसमें बच जाना है, ताकि आप अन्य सामग्री पर, आपके सब्जेक्ट पर भी ध्यान दे पाओ। तो वो नोट्स मेकिंग पैटर्न है। अब देखो समय देखकर कैसे होता है, जैसे कंसेप्ट के लिए आपको या तो आप आरबीएससी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहे तो इसके लिए समय चाहिए। ठीक है, यदि आरबीएससी एनसीईआरटी की पुस्तकों के लिए आपको 7 से 8 महीने पहले का, एग्जाम से 7 से 8 महीने पहले का समय चाहिए। भाई अपनी विद्वता साबित करने के लिए आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही सलाह देगा कि आरबीएससी पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, भारी भरकम ग्रंथों के नाम, ऑथेंटिक पुस्तकों के बताएंगे, क्योंकि इससे उनकी विद्वता साबित होती है और ये पता चलता है कि उन्हें इतनी सारी जानकारी है। लेकिन वो सारा का सारा बोझ यदि लेकर पूरा स्टूडेंट सारे जितने बताइए सब लेकर बैठ जाए, एक भी पूरी नहीं पढ़ पाएगा और उन लाखों विद्यार्थियों से पीछे हो जाएगा जो जिससे उसका कंपटीशन था। तो यहाँ पे समय को देखकर चुनने से मतलब ये, ऐसा नहीं है कि गाइड पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता, गाइड भी तो पुस्तक है। गाइड को भी ढंग से पढ़ ले तो 85% सवाल गाइड में से आते हैं। गाइड भी तो ऑथेंटिक पुस्तकों में से, सामग्री में से देख के ही बनाई जाती है। चयन करना अपना समर्पण और उसके ऊपर सारा का सारा निर्भर करता है। ठीक है, और समय कितना है, समय है बिल्कुल आरबीएससी और एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। देखो मैं जो भी कहता हूं बात आपको सीधी सट कहता हूं, जो है कि यदि अब आप आरबीएससी और एनसीईआरटी लेकर बैठोगे, मान लीजिए 6 महीने भी है एग्जाम के लिए, तो वो पूरा नहीं हो पाएगी। उससे पहले आपको दूसरे सारी चीजें भी तो कवर करनी होती है। फिर आप रिवाइज कब करोगे, फिर आपके पास अभ्यास कब करोगे, ये सारी चीजें जितने में कोई और बंदा जो है 2-3 बार रिवीजन करके आगे निकल जाएगा। तो पुस्तकों के चयन को लेकर एक मतलब बिल्कुल दिमाग के अंदर एक निश्चित धारणा होनी चाहिए कि इस समय पर मुझे ये चाहिए, और कम से कम ऐसी पुस्तक का चयन करें जिसका कम से भी कम 3 से 4 बार रिवीजन किया जा सके। चाहे कोई भी गाइड है, कोई भी पुस्तक है, उसका चयन इस बेस पर देख के करें कि एक तो वो एग्जाम के सिलेबस पर है या नहीं, एग्जाम के लेवल पर है या नहीं, और इसका मैं रिवीजन कितनी बार कर सकता हूं। यदि 2 से 3 बार तक रिवीजन नहीं होता है तो भी उस पुस्तक का कोई मतलब नहीं निकल जाता है। तो यहाँ पे समय को देखते हुए, जैसे समय है आपके पास में, आप बहुत अच्छी तरीके से गाइड पढ़ सकते हैं, ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, पढ़नी भी चाहिए। लेकिन समय नहीं है तो फिर आपको सारगर्भित सामग्री की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि आप छोड़ तो नहीं सकते, क्विट करने की तो इजाजत आपका मन भी नहीं देता है और करना भी नहीं चाहिए। तो वहां पे आप कैसे बने रहे उस कंपटीशन में, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली प्राथमिकता साथियों सिलेक्शन होता है, विद्वान बनना नहीं होता। यदि विद्वान बनना ही चाहेंगे तो फिर सिलेक्शन दूर रह जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन को ध्यान में रखकर पढ़ना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। यदि सिलेक्शन नहीं होगा, दुनिया नोच खाने के लिए तैयार बैठी है, आप
कि एक गलती आपका सिलेक्शन नहीं और वहां पे हजारों लोग होंगे जो खुशियां मनाने के लिए तैयार बैठे होंगे, तो उनको खुशियां मनाने का मौका नहीं देना है, खुशियां अपना परिवार मनाएगा, ये सोच कर तैयारी करनी है और यही सोच आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहेगी। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन एक स्मार्ट स्टडी के अंदर बहुत जरूरी चीज है ये तुलनात्मक अध्ययन। मान लीजिए दो चीज ऐसी है जिसके अंदर हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि ये जैसे महासागरीय धाराएं हैं, प्रवाह है, अलग अलग है, अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, प्रशांत महासागर की धाराएं हैं, तो अब उसमें क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं, तो उसका तुलनात्मक अध्ययन करें। तुलनात्मक यानी कि एक ही कॉपी पर एक पेज पर ये लिखा हुआ है, एक पेज पर ये, तो वहां तुलनात्मक अध्ययन में हम काफी सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है कि अच्छा ये है, यहाँ पे ये है। मान लीजिए एशिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं, यूरोप महाद्वीप पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन होता है अगर, तो एशिया और यूरोप का तुलनात्मक अध्ययन करें। इसके तुलनात्मक अध्ययन के लिए सबसे बेहतर होती है सारणियां। आप सारणियों के माध्यम से जैसे पढ़ते हैं तो ये तुलनात्मक अध्ययन में बहुत कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि सारणी में सारी चीजें एक साथ आपको एक ही जगह पे दिख जाती है, क्योंकि एक चीज पढ़ते ही दूसरी चीज दिमाग में आती है, उससे रिलेटेड वो वहीं पे क्लियर हो जाती है, तो बहुत मतलब सरलता हो जाती है। तो तुलनात्मक अध्ययन जरूर करें, जहां जहां कंफ्यूजन वाली चीजें होती है उनका तुलनात्मक अध्ययन करें। तो तुलनात्मक अध्ययन से आपकी काफी सारी चीजें आसान हो जाएगी, कंफ्यूजन क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर होते हुए आपके आगे बढ़ोगे आप। ठीक है, फिर आपको शामिल करना है रिवीजन और अभ्यास। रिवीजन ऐसा है, रिवीजन वर्तुलाकार होता है, थोड़ा आगे बढ़ के वापस पीछे जाना पड़ता है, थोड़ा आगे बढ़ के वापस पीछे जाना पड़ता है, थोड़ा आगे बढ़ के वापस पीछे जाना पड़ता है। तो रिवीजन जो है वो समय समय पर जरूरी है, इसलिए मैंने जो टाइम टेबल बनाकर शेयर किया था उसमें सबसे पहला 1 से 1.5 घंटा आपके रिवीजन के लिए शामिल किया था। अब रिवीजन मान लीजिए एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसका रिवीजन कल कर लिया, वापस उसका 3 दिन बाद करें, वापस 7 दिन बाद करें, वापस 15 दिन बाद करें, धीरे धीरे वो कंठस्थ हो जाएगा, आपकी स्थायी स्मृति में चला जाएगा। उसके बाद में आपको कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, अभ्यास। ये अभ्यास क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जो एग्जाम देने जा रहे हो, जो प्रतियोगी परीक्षाएं देने जा रहे हो, वो आपका है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, उत्तर हमारे सामने ही है, लेकिन वो कौन सा है, ऑप्शन जब आते हैं तो करीबी करीबी ऑप्शन काफी कंफ्यूज करते हैं, तो वहां पे आपके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। आपने वेदों में, शास्त्रों में खूब पढ़ लिया कि हाँ ये अस्त्र ऐसे चलाया जाता है, ये शस्त्र ऐसे चलाया जाता है, लेकिन जब तक आपने अभ्यास नहीं किया तब तक आप उसको चलाने में बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, बिल्कुल उसके लिए काबिल, यूं कह सकते हैं कि मतलब आप उसके महारथी नहीं होंगे। तो महारथी बनने के लिए आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी, आजकल देखो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन सेट्स बहुत सारे आते हैं, पुस्तकें आती है बहुत सारी, तो जहां से भी जैसे भी अभ्यास होता है वो अभ्यास टॉपिक वाइज करें। उसके बाद में मॉडल पेपर मिला है, अपने आप को परखें, पूरा सिलेबस कवर होने के बाद में मॉडल पेपर मिला है, अपने आप को परखें, कहां गलती हो रही है उसको पहचानें, उसको अच्छा करें। यही जो है तरीका स्मार्ट स्टडी के अंदर आता है। तो ये रिवीजन और अभ्यास, इन दोनों को बहुत शामिल करना जरूरी है अपने स्मार्ट स्टडी वाले इसके शेड्यूल में। ठीक है, अब देखो, सब पढ़ना जरूरी नहीं, जो पढ़ा है वो याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि अब जितना भी मैटर, ज्ञान अनंत है, ज्ञान अता है, जितना मैटर फैला हुआ है, जरूरी नहीं कि हम सभी का सभी पढ़े, लेकिन जितना हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है उसे याद रखना बहुत जरूरी है। यदि आप याद नहीं रख पाओगे तो फिर वहां पे वो पढ़ा हुआ भी काम नहीं आने वाला है। आपके दिमाग में तो सारी अवधारणाएं क्लियर है कि हाँ ये अवधारणा यहाँ से ऐसे ऐसे चलती है, हाँ मेरे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन आपको फैक्ट भी याद करने होते हैं। आप जब तक उस मैटर को, कंटेंट को याद नहीं कर पाते हो तब तक आप उसको भुना नहीं पाओगे अपनी सफलता के रूप में। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया था, और अपनी क्लासेस के अंदर मैंने बहुत सारी ट्रिक्स दी आपको, वन लाइनर के अंदर भी दी है। तो यहाँ पे क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना, आप कोई 10वीं 12वीं या कॉलेज का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि वहां पे आपको पूरे सारे के सारे पेज ही भरने हैं और कंटेंट राइटिंग करनी है, वो तो है नहीं। आपको वहां से ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। तो यहाँ पे तो अब जो है अपनी सारी तरीके काम में लेने पड़ते हैं। कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, आपको फैक्ट याद भी होने चाहिए, आपको अवधारणाएं मतलब समझ में आ गई है, तो उसके बाद में हम फैक्ट कितने याद रख पाए हैं। क्योंकि मान लीजिए कई पेपर सीधे फैक्चुअल आते हैं, फैक्चुअल पेपर आ गए, हम पूरी तरीके से अवधारणा में गए थे, तो वहां पे क्या निकल जाएगा फिर। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये सब पढ़ना जरूरी नहीं है, यानी कि गोते लगाने जरूरी नहीं है महासागरों के अंदर, लेकिन यदि
जितने ऊपर के प्रश्न बन रहे हैं वो भी तो हमारे सही होने जरूरी है। रीट में मैंने काफी विद्यार्थियों को चीख चीख कर कहा था कि ज्यादा गहराई में गोते अब मत लगाना, ज्यादा गहराई में जाने से भी मतलब नहीं है। यहां तक कि यदि आप ऊपर के सरल सवाल गलत करने से विद्यार्थी बाहर होता है एग्जाम से। बिल्कुल कठिन सवाल, क्योंकि वो सभी के लिए कठिन है, तो कठिन सवाल गलत करने से बाहर नहीं होता सीधा, लेकिन सरल सवाल गलत किया क्योंकि वो अधिकतर के सही होगा, सरल सवाल गलत किया सीधे बाहर। तो वहां पे सबसे पहले इसीलिए कहता हूं मैं कि ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है वो याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब ये स्मार्ट स्टडी के अंदर यदि ये चीजें आप शामिल करते हैं, हालांकि ये स्वतंत्र निर्णय है आपका, कोई चीज इसमें से आपको लगती है कि नहीं ये सही नहीं है तो उसको चौकड़ी मार दे। मैं तो बिल्कुल खुली किताब की तरह बताता हूं कि ये चीज है और ये ऐसी है। बाकी आज के दौर में यदि किसी से भी सलाह लेंगे तो आपको ऑथेंटिक पुस्तकें RBSE वगैरह ये सजेस्ट करेंगे, क्योंकि देखो सभी के प्लेटफॉर्म सेट है। यदि मेरी बात करोगे तो मेरा भी प्लेटफॉर्म सेट है। क्यों? यदि मैं निःशुल्क क्लासेस भी ले रहा हूं तो विद्यार्थियों का प्रेम काफी है। तो सीधी सी बात यह है कि सभी के प्लेटफॉर्म सेट है, चाहे कोई आपको, अब जैसे सीधी सी बात तो ये है साथियों कि जैसे मैं भी वीडियो बनाता हूं तो विद्यार्थियों का हित है, मेरा भी हित है कि मुझे विद्यार्थी देखते हैं, सारी सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं से मतलब सकारात्मकता बनी रहती है, सब कुछ, आर्थिक भी सहायता मिलती है, सब कुछ है सारा ही, क्योंकि सभी को पता है आजकल ऐसी कोई छुपी हुई बातें तो है नहीं। सभी के प्लेटफॉर्म सेट होते हैं, आपको अपना प्लेटफॉर्म सेट करना है, मतलब कि आपको सिलेक्शन लेना है। और यही आपकी मतलब जो लोग सवाल उठाते हैं ना आपकी काबिलियत पर, उसका जवाब तो यही हो सकता है।